नमस्कार साथियों। आज जो है हम साइंस के अंतर्गत जो है वो लेक्चर 5 में जो है वो सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो सेल बायोलॉजी में जो है वो हम सबसे पहले देखते हैं कोशिका की जो है वो डेफिनेशन। तो कोशिका होती क्या है? तो कोशिका जो है वो कोशिका अर्थात सेल या कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही जो है वो कोशिका कहा जाता है। या हम ये बोलें कि भैया जीवन की सबसे छोटी जो कार्यात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका। अब ये जो कोशिका शब्द है ये आया कहाँ से? तो कोशिका जो शब्द है वो लैटिन भाषा के जो है वो सेला या सेल्यूला शब्द से बना हुआ है। तो इस सेल्यूला या सेला शब्द का अर्थ होता है स्मॉल रूम अर्थात छोटा कक्ष या छोटा कोष्ठ। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि भैया कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने जो है वो कार्क के अंदर जो है वो इस कोशिका को खोजा था और इन्होंने अपनी बुक माइकोग्राफिया के अंदर जो है वो इसका वर्णन किया था। कौन सी बुक? माइकोग्राफिया। ठीक है, माइकोग्राफिया जो है वो पुस्तक के अंदर जो है वो कोशिका का वर्णन किया था या कोशिका के बारे में बताया था। अब यदि हम बात करें कि भैया कोशिका से संबंधित कुछ विविध, तो कोशिका कौन सी जो है वो बड़ी कोशिका होती है, कौन सी छोटी कोशिका होती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि भैया कोशिका का मापन जो है वो किस आधार पे किया जाता है। तो कोशिका का जो है सेल का जो है वो मापन या कोशिका की लंबाई को जो नापा जाता है, तो कोशिका का मापन जो है माइक्रोन किसमें किया जाता है? माइक्रोन में। और इसको जो है वो इस प्रकार से जो है वो म्यू के रूप में जो है वो दर्शाया जाता है। साथ ही यदि हम देखें तो एक और जो है एंगस्ट्रॉम में, जिसको जो है वो ये कैपिटल ए इस रूप में जो है वो दर्शाया जाता है। तो मापन, कोशिका का मापन जो होता है वो कैसा होता है? तो ये माइक्रोन में या एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। इसके बाद में यदि हम देखें कि भैया सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी होती है, तो कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की, किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसका जो है वो साइज जो होता है 170 mm गुणित 135 mm अर्थात माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो ये जो है वो किसका साइज है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका का। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो भैया शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है उसका साइज क्या है? तो 170 mm गुणित 135 mm अर्थात माइक्रोमीटर। अब यदि हम बात करते हैं कि भैया सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है उसको हम सिंपल से शब्दों में याद कर सकते हैं, माइकोप्लाज्मा। कौन सी कोशिका? माइकोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु की कोशिका है।
जिसका दूसरा नाम जो है वो पीपीएलओ अर्थात प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो कोशिका है जो सबसे छोटी है। अब इस जो है वो जीवाणु कोशिका, या ये क्या है, एक प्रकार की जीवाणु कोशिका है, जिसका जो साइज है या जिनका साइज जो होता है वो 0. या सबसे छोटी कोशिकाएं हैं उनका साइज क्या होता है 0.1 म्यू से लेकर के 0.5 म्यू अर्थात माइक्रोमीटर तक जो है वो होता है। अब यदि हम देखें भैया कि मनुष्य के शरीर की, तो मनुष्य के जो है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। अब यदि हम बात करें, ये हमने बात कर ली जो है वो जंतु के रूप में। अब यदि हम बात करें कि पादप कोशिका में जो है वो सबसे लंबी कोशिका या सबसे लंबी पादप कोशिका वो कौन सी होती है, तो ये होती है बोहराविया नेविया। कौन सी? बोहराविया नेविया नामक पादप की या पौधे की। बोहराविया नेविया पादप की कोशा या कोशिका सबसे लंबी कोशा। ठीक है, सबसे लंबी कोशा। अब एक वैज्ञानिक जिन्होंने जो मत दिया था उनका नाम था लुबिसिकेविट्स। तो लुबिसिकेविट्स के अनुसार जो है वो कोशिका पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई, किससे घिरी हुई, तो पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं की एक ऐसी इकाई है जो जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में स्वयं प्रजनन कर सकती है। तो लुबिसिकेविट्स ने क्या कहा कि भैया कोशिका जो है वो पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं की ऐसी इकाई है जो जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में स्वयं प्रजनन कर सकती है, कोशिका कहलाती है। तो स्वयं प्रजनन कर सकती है अर्थात अपनी जो है वो एक कोशिका से दो कोशिकाएं या अन्य कोशिकाएं जो है वो बना सकती है, या बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको प्रजनन क्षमता या प्रजनन करना कहते हैं। तो ये प्रजनन करने का जो गुण है कोशिका का जो है वो स्वयं प्रजनन करने का जो गुण है या पुनः जनन की जो क्षमता होती है उसको टोटिपोटेंसी के नाम से जानते हैं। तो कोशिका की अपनी जो है वो पुनः जनन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, टोटिपोटेंसी। ठीक है। अब यदि हम बात करें भैया सेल साइंस अर्थात साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, तो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो यह जो है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना एवं उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, तो कोशिका की संरचना। एक शब्द क्या है, कोशिका की संरचना अर्थात उसका स्ट्रक्चर और उसके वर्क का जो है वो अध्ययन किया जाता है, या जिस विज्ञान में जो है वो कोशिका की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या सेल साइंस या साइटोलॉजी के नाम से या सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो चाहे हम कहें सेल साइंस, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी अर्थात एक ही चीज है। अब यदि हम बात करें कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका के बारे में जो सिद्धांत दिया था वो दो व्यक्तियों ने अलग अलग जो है वो टाइप से जो है वो अपना मत दे करके उन दोनों का मत जो है वो एक करके सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये दो जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के,
एक स्लीडन और एक श्वान। तो यहां अगर हम बात करें तो स्लीडन जो है, स्लीडन ने 1838 में, ठीक है, पौधों हेतु, जबकि स्वान ने 1839 में प्राणियों हेतु कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इसमें जो है वो स्लीडन ने जो है, ये दोनों की दोनों जो जर्मनी के या जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है वो 1838 और 1839 में, तो 1838 में किसने, स्लीडन ने, और 1839 में जो है वो श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लीडन ने जो है पौधों से संबंधित सिद्धांत दिया था और श्वान ने जो है प्राणियों से संबंधित सिद्धांत दिया था। और इन दोनों का जो है वो कोशिका सिद्धांत देने वाले व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है। इसी में अगर हम देखें कि एक वैज्ञानिक थे, या इनके ही जो है वो सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया, स्लीडन और स्वान के जो है वो थ्योरी के अनुसार उनका निष्कर्ष ये निकला कि भैया जितनी भी नवीन, जितनी भी जो है वो नवीन कोशिकाएं है वह अपनी पूर्ववर्ती अर्थात पुरानी कोशिकाओं से बनी होती है। इसी तर्ज पे जो है वो एक वैज्ञानिक हुए, विर्को, विर्चो, विर्को, इन्होंने एक शब्द दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये जो इन्होंने शब्द दिया था, इसका भी अर्थ यही होता है कि जो नई कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से जो है वो बनी होती है। तो विर्चो का जो है वो ये शब्द जो है पूछा जाता है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला वर्ड जो है वो किसने दिया था, तो ये विर्को नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कंसेप्ट दिया था, जो इसके किस चीज की व्याख्या करता है, तो ये जो है वो कोशिका सिद्धांत के जो है वो पूर्ववर्ती या नई कोशिकाएं जो है वो अपनी पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से बनी होती है, उस चीज की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा था ये कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भैया कोशिका होती क्या है, कोशिका की परिभाषा क्या है। तो इसमें हमने दो शब्द देखे थे। दो शब्द क्या है कि किसी भी जीव या जीवों की जो है वो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ये कोशिका जो होती है वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है।
दूसरी चीज हमने क्या देखा था कि कोशिका जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सेला या सेलुला शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल रूम, अर्थात छोटा कक्ष या चेंबर। ठीक है, आगे हमने ये देखा था कि कोशिका की जो है वो खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने जो है वो 1665 में की थी, और इन्होंने अपनी इस बुक माइक्रोग्राफिया में जो है वो इसका वर्णन किया था या इसके बारे में लिखा था या बताया था। ठीक है, अब यदि हम ये कहें कि भैया कोशिकाओं का मापन या कोशिकाओं से संबंधित विविध बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, तो इसमें अगर हम देखें कि मापन किसमें किया जाता तो माइक्रोन में या एंगस्ट्रॉम में। अब यदि हम देखें कि कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका किसकी, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की ये जो कोशिकाएं होती है या कोशिका होती है, इसका जो है वो व्यास क्या होता है या इसका साइज क्या होता है, तो 170 mm से लेकर के 135 mm तक जो है वो इसका व्यास होता है या साइज होता है। सबसे छोटी कोशिका में देखते हैं हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या माइकोप्लाज्मा कोशिका। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक ये जो कोशिका है, इसका व्यास क्या है, तो 0.1 म्यू से लेकर के 0.5 म्यू अर्थात माइक्रोमीटर। अब यदि हम बात करें कि भैया मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी, तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल, जबकि पादप कोशिका में जो है वो बोहराविया नेविया नामक पौधे की कोशिका जो है वो सबसे लंबी। यहां हम बात कर रहे हैं लंबी और यहां हम बात कर रहे हैं बड़ी, तो बड़ी की इसमें जो आएगी वो कौन सी आएगी, बड़ी में शुतुरमुर्ग के अंडे की, जबकि लंबाई में लेंथ में जो है वो कौन सी आएगी, तो तंत्रिका कोशिका, मनुष्य के शरीर की तंत्रिका कोशिका। और पौधों में जो है वो बोहराविया नेविया नामक पौधे की कोशिका। इसी प्रकार लुबेसिकेविट्स अर्थात लुबेसिकेविट्स ने जो है वो क्या कहा कि कोशिका क्या होती है, ठीक है, या रिजनरेट कैपेसिटी ऑफ द सेल्फ अर्थात कोशिका की पुनः जनन करने की जो क्षमता है, इसके बारे में इन्होंने कहा था कि कोशिका जो है वो पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं की एक ऐसी यूनिट है या ऐसी इकाई है जो जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में जो है वो स्वयं प्रजनन कर सकती है। अर्थात कोशिका जो है वो स्वयं प्रजनन कर सकती है, और इस कोशिका के स्वयं प्रजनन करने की क्षमता को या शक्ति को ही जो है वो टोटिपोटेंसी के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम बात करें कि कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को या जीव विज्ञान की उस शाखा को किस नाम से जाना जाता है, तो कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्यों का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान कहलाता है सेल साइंस, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अब यदि हम बात करें कि भैया सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रस्तुत की थी, तो सेल थ्योरी जो है वो दो जर्मन वैज्ञानिकों ने जो है वो प्रस्तुत की थी, जिसमें जो है वो स्लेडन जो है वो उन्होंने पौधों के ऊपर या पौधों से संबंधित थ्योरी दी थी 1838 में, जबकि 1839 में जो है वो श्वान ने प्राणियों से संबंधित ये थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी में कहा गया था कि जितनी भी नवीन कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न हुई है। और इसी संबंध में एक जो है वो कंसेप्ट दिया गया था या एक वाक्यांश दिया गया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये वाक्यांश जो है वो दिया गया था किसके द्वारा, तो विर्चो नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है वो हम देख लेते हैं कोशिका का जो है वो चित्र। इसमें कोशिका के चित्र में देखते हैं हम आगे नेक्स्ट। तो साथियों ये है कोशिका का चित्र, और ये जो है वो प्लांट सेल है, पादप कोशिका। इसी यदि हम देखें तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ चीजें जो है या कोशिका के जो अंग होते हैं वो कुछ अंग जो है वो भिन्न रहते हैं, और बाकी जो है वो कोशिका के अंग या मुख्य अंग बोले वो जो है वो एक जैसे रहते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये प्लांट सेल है, पादप कोशिका। ऐसे ही अगर हम इस साइड में अगर देखें तो ये जो है वो जंतु कोशिका है।
जंतु कोशिका में भी यदि हम देखें तो यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे ये चीज, ये जो बना हुआ ये कोशिका अंग है, ये इस प्रकार से बना हुआ है। ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, और ये यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से जो संरचनाएं बनी हुई है, और ये इस पे राइबोसोम के जो कण है, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में ये इस प्रकार से जो ये बना हुआ है ये केंद्रक, और ये जो है वो रिक्तिकाएं, ये बड़ी सी जो है वो रिक्तिकाएं। इसके बाद में यदि हम छोटे छोटे ये कण, यहाँ केंद्रक के आसपास ये जो संरचनाएं हैं ये गाल्जी काय। तो इसको जो है वो हम पहले ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें जो नाम है उसको पहले समझ लेते, फिर दोनों में जो है वो कंपैरिजन कर लेंगे या कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि हम यहां देखते हैं तो इसमें जो है वो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो ये जो अंदर द्रवित जो पदार्थ है, ये द्रवित पदार्थ को जो है वो मैट्रिक्स, ये पदार्थ क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। और ये जो यहाँ पे ये माचिस की सिल्लियों के समान जो रचनाएं बनी हुई है छोटी छोटी, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी। तो इस प्रकार से जो है वो हम इन संरचनाओं का जो है वो वर्णन आगे देखेंगे। फिलहाल जो है वो हम देख लेते हैं कि ये रचनाएं जो बनी हुई है या कोशिका अंग जो बने हुए हैं वो कौन कौन से है। तो ये वाला जो रहेगा, ये वाला, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। 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 ये वाला जो है ये वाला जो है ये हरित लवक। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। इसके बाद में अगर हम ये वाला देखें, ये छोटा सा हिस्सा, ये वाला, तो ये है राइबोसोम। राइबोसोम। ये अगर हम देखें, ये छोटे छोटे से जो हिस्से हैं ये बने हुए, ये कहलाएंगे पर अक्षिसोम। पर अक्षिसोम। पर अक्षिसोम। पर अक्षिसोम। अब यदि हम यहां की बात करें, ये आउटर हिस्सा या बाहरी हिस्सा, तो ये कहलाएगा सेल वॉल। सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, क्योंकि ये जो है वो पादप कोशिका है इसलिए कोशिका भित्ति, और अगर ये जंतु कोशिका रहती तो कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये वाले को हम नाम दे देते हैं इसको लाइसोसोम। लाइसोसोम। और ये जो है
ये बड़ा सा हिस्सा, ये वाला, ये कहलाएगा रिक्तिका। रिक्तिका या रिक्तिकाएं, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी अर्थात गाल्जी काय। अब यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये वाले जो रहेंगे से जो अलग अलग जो है, इसमें जो ये एक जो है इसके ऊपर ये जो राइबोसोम के कुछ कण लगे हुए हैं, इसमें ये जो संरचनाएं बनी हुई है इसके ऊपर ये जो कण लगे हुए हैं, तो जिसके ऊपर ये जो कण लगे हुए हैं उसको हम बोलेंगे ईआर। ईआर और ईआर कैसी, रोग, रोग अर्थात खुरदरी, खुरदरी अर्थात खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो जिसपे ये कण लगे हुए नहीं है उसको हम बोलेंगे स्मूथ, स्मूथ ईआर अर्थात चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यदि हम बात करें इसकी, तो ये है केंद्रक, और केंद्रक का ये बाहरी हिस्सा ये वाला जो है ये कहलाएगा केंद्रक कला, केंद्रक कला, ठीक है, या न्यूक्लियर इनवलप। अब यदि हम बात करें ये अंदर के हिस्से की, ये ब्लू कलर का, ये कहलाएगा न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई अर्थात केंद्रिका, केंद्रिका। और ये वाला जो हिस्सा रहेगा इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, ठीक है। तो ये रिक्तिका, ये जो लाइसोसोम, इसके बाद में लाइसोसोम के आसपास जो है वो और भी छोटी छोटी जो ये रहेंगे इसको हम स्फेरोसोम, स्फेरोसोम। तो ये कुछ मुख्य चीजें हैं जो, या मुख्य कोशिका अंग है जो इस प्रकार से पाया जाता है। अब इन बड़े बड़े अंगों के अतिरिक्त ये जो अंदर जो बिखरा हुआ जो है वो ये द्रव है, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको हम? साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव। तो ये जितना भी ये जो कोशिका द्रव है इसके अंदर ये जितने भी अंग है वो क्या है, इसमें घूमते रहते हैं या तैरते रहते हैं। तो इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कई जगह पे मिल जाएगा, जैसे एक ये है, एक ये है। तो इसमें से हमने जो है वो एक का वर्णन किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने जो है वो व्यवस्थित तरीके से जो है एक ही जगह पे बनाया है, जिससे हमको जो है वो इसके बारे में लिख करके या पढ़ने में जो है वो आसानी मिले। तो हमने जो है वो कुछ मुख्य मुख्य कोशिका अंग इस साइड लिखे और कुछ मुख्य मुख्य कोशिका अंग इस साइड लिखे। तो हम जो है वो इसको एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर अगर हम देखें तो एक नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर जो है वो मैट्रिक्स और क्रिस्टी नामक संरचना पाई जाती है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे कौन सा, तो हरित लवक, हरित लवक में जो है वो ग्रेना और स्ट्रोमा नामक ये जो सिक्के के समान ये जो बनी हुई है ये ग्रेना, और ये जो खाली स्थान है वो स्ट्रोमा कहलाता है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा किसके भाग है, तो हरित लवक के है। इसके बाद में जो है वो राइबोसोम, ये तीसरा, और चौथा जो है वो परऑक्सीसोम। ये चार कोशिका अंग हमने इस साइट में लिखे हैं। अब इधर की साइट वाले कोशिका अंगों में हम एक नंबर पे जो देखते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे नंबर पे जो है वो केंद्रक। तो पहले नंबर पे कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे नंबर पे क्या है, केंद्रक। केंद्रक के ही अंदर जो है वो केंद्रिका आएगी, और केंद्रक की जो बाहरी परत है उसको केंद्रिक
केंद्रक कला के नाम से या न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक जिसपे जो है वो राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, जिसपे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं उसको चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिसके ऊपर जो है राइबोसोम के कण पाए जाते हैं इसको रॉग अर्थात खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सबसे पहले क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में केंद्रक और उसके बाद में गाल्जी बॉडी और उसके बाद में ये जो रिक्तिकाएं, रिक्तिकाओं के बाद में जो है लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद में जो है वो स्फेरोसोम और लास्ट में यहाँ हम देखते हैं कोशिका भित्ति। ये जो है वो कोशिका का बाहरी आवरण होता है। अगर ये कोशिका पादप कोशिका है, ये कोशिका कौन सी है पादप कोशिका का हम चित्र देख रहे हैं, तो इसका जो शेप रहेगा वो एंगुलर शेप रहेगा इस प्रकार से ये। और यदि हम देखते हैं कि जंतु कोशिका है तो इसका जो है वो शेप कैसा रहेगा ओवल शेप में, ओवल गोल इस टाइप से जो है वो शेप रहेगा इसका। तो ये कुछ प्रमुख कोशिका के अंग है जिसके बारे में जो हम विस्तृत से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है इनका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। तो ये कोशिका के जो है वो अंग कोशिका में पाए जाते हैं। अब जो है वो इसी अंगों को यदि हम ऐसे ही याद कर ले तो हम जो है वो इसी में क्या याद करेंगे कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी संरचना किससे बनी हुई है, तो मैट्रिक्स और केस्टी से। ऐसे ही हरित लवक क्या है, हरित लवक के भाग कौन से है, तो ग्रेना और स्ट्रोमा। ऐसे ही जो राइबोसोम के कौन से भाग रहेंगे, तो कप और कैप। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो इन सभी चीजों की जो खोज किसने करी है, इनको और किन नामों से जाना जाता है, तो इसको जो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब जो है हम कोशिका का जो मेन भाग है और इसके अन्य अंग है, इसका थोड़ा सा वर्गीकरण देख लेते हैं और बाकी का जो है आगे पढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने देखा था, इनका वर्णन देखा था। ऐसे ही जो है वो यहाँ पे भी ये चीजें पाई जाती है। यहाँ पे जैसे ये सेल वॉल थी तो यहाँ पे क्या आएगा, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन आएगी। ऐसे ही ये केंद्रक, केंद्रिका, ये जो है वो केंद्रक का आंतरिक भाग, और ये जो है वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वलप अर्थात केंद्रक कला। ये रिक्तिका, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो है वो यहाँ पे हमने इस जगह पे ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट देखा था। ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे जो संरचना आएगी वो इस प्रकार से आएगी और इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, तारक काय। ये जो है मुख्य डिफरेंस होता है दोनों में। तो जंतु कोशिका में जो है वो ये नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो यहाँ नहीं पाया जाता, यहाँ क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल। इसको और जो है वो विस्तृत से कल हम पढ़ेंगे। आज जो है वो मेन हमको क्या देखना है, ये जो कोशिका है, कोशिका जो है उसके भागों का जो है वो वर्गीकरण। तो यहां अगर हम देखें ये कोशिका, कोशिका को जो है या कोशिका के संपूर्ण भाग को जो है वो हम मुख्य रूप से ये तीन भागों में बांटेंगे। इसमें ये बाहरी आवरण, ये आंतरिक आवरण, पहले जो है हम सिर्फ दो भागों में बांट देते हैं, तो बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण या आंतरिक पदार्थ। बाहरी आवरण में हम क्या देखते हैं, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति कब रहेगी, जब पादप कोशिका रहेगी, और कोशिका झिल्ली पादप और इसमें दोनों में रहेगी। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं आंतरिक आवरण की या आंतरिक पदार्थ की या आंतरिक जो रहेगी चीजें उसकी, तो यहाँ पे हम जो है तीन भाग बना देते हैं। एक रहेगा साइटोप्लाज्म, अर्थात हमने जो कोशिका के अंदर जो है वो द्रव के रूप में जो चीजें देखी थी, द्रव के रूप में, वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। और जो बड़े बड़े अंग है, ठीक है, वो इसी के अंदर जो है वो तैरते रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है वो कोशिका का मुख्य भाग और उसके अंदर जो है वो तैरता हुआ जो रहेगा वो कोशिका के अंग और दूसरी चीजें रहेगी। इसमें जो है कोशिका का सबसे मुख्य भाग जो है वो केंद्रक,
तो हमने केंद्रक को जो है वो क्या किया है, इस साइटोप्लाज्म से अलग किया है। क्योंकि यहाँ पे जो है कोशिका का विभाजन होते समय जो है वो हम दो प्रकार से देखते हैं, कि केंद्रक का विभाजन और दूसरा साइटोप्लाज्म का विभाजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि केंद्रक द्रव्य अर्थात केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य, तो केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है द्रव उसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। अर्थात इसको जो है वो दूसरे जो शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अगला हमको जो है वो भाग बनाना है, थोड़ा सा इसको इधर खसका लेते हैं। तीसरा भाग रहेगा रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं, ठीक है। अब यदि हम बात करें, ये केंद्रक द्रव रहता है, इस केंद्रक द्रव में मुख्य रूप से क्या क्या रहता है, तो भैया ये दो भागों में बटा हुआ रहता है। एक जो है वो केंद्रिका और दूसरा रहेगा क्रोमेटिन जाल। तो एक केंद्रिका और दूसरा क्रोमेटिन जाल। ऐसे ही अगर हम यहां पे देखें, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो क्या है, तो साथियों यहां पे हमने क्या देखा था कि केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा है। तो यहां सबसे पहले हमने क्या देखा, आंतरिक पदार्थ या आंतरिक जो भाग है या आंतरिक अंग है उनको हमने तीन भागों में बांटा, साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और रिक्तिकाएं। फिर जो है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म का हमने दो भागों में बांटा, एक केंद्रिका और दूसरा क्रोमेटिन जाल। इसके बाद में यदि हम देखें साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, हिंदी में हम इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, तो ये दो भागों में बांटा है, एक हाइलोप्लाज्म और दूसरा ट्रोपोप्लाज्म। तो हाइलोप्लाज्म को जो है वो साइटोसोल के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल, तो हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल, हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल जो है वो तरल जेल जैसा मैट्रिक्स होता है। ये कैसा रहता है, तो तरल जेल जैसा मैट्रिक्स होता है। और यहां जो रहेंगे ये जो हाइलोप्लाज्म, ये क्या कहलाएगा, आजीवित अंग। आजीवित अंगों में यहाँ पे क्या क्या चीजें रहेगी, हाइलोप्लाज्म के अंतर्गत जो है वो वसा, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनी पदार्थ, ये जो है वो इसके भाग रहेंगे। और ये जो है वो उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ, उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। जबकि जबकि ट्रोपोप्लाज्म में क्या रहेगा कि ठोस कणिकीय भाग, ट्रोपोप्लाज्म क्या होता है, ठोस कणिकीय भाग रहेगा। और यहाँ के जो अंग रहेंगे या जो इस पदार्थ के अंतर्गत जो भी रहेगा वो कैसा रहेगा, जीवित अंग। इसमें जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, लवक, तारककाय अर्थात सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जिकाई, एक ईआर अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भाग जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, ट्रोपोप्लाज्म के अंतर्गत। ट्रोपोप्लाज्म जो है वो उपापचय हेतु सक्रिय, उपापचय हेतु उपापचय हेतु सक्रिय
अंग होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जो है वो हमने कोशिका के जो है वो भागों का और उसके आधारभूत जो अंग है उनका जो है वो वर्गीकरण किया है, या उसको जो है वो हमने इस प्रकार से समझा है। जैसे कोशिका जो है वो सबसे पहले कोशिका के जो अंग है या कोशिका को जो हमने दो भागों में बांटा, एक बाहरी आवरण में हम देखते हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। इसके बाद में आंतरिक पदार्थ के अंतर्गत जो है वो हम इसको तीन भागों में बांटते हैं, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म और तीसरा रिक्तिकाएं। अब यदि हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म को पुनः जो है हम दो भागों में बांट रहे हैं, जैसे साइटोसोल, साइटोसोल या फिर जो हम बोले इसको हाइलोप्लाज्म, साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। तो साइटोसोल के अंतर्गत जो है वो क्या आएंगे, साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म के अंतर्गत जो है वो आजीवित अंग, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजनी जो है वो पदार्थ आएंगे। ये जो रहेंगे पदार्थ वो कैसे रहेंगे, तरल या जेल जैसे मैट्रिक्स के रूप में रहेंगे। जबकि ट्रोपोप्लाज्म के अंतर्गत जो अंग आएंगे वो कैसे रहेंगे, जीवित अंग रहेंगे, और साथ में जो है वो ठोस कणिकामयी जो है वो ये भाग रहेंगे, जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया, लवक, तारककाय, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जिकाय, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब यदि हम बात करें कि भैया ये जो है हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म कैसा रहता है, तो अजीवित रहेगा, और ये कैसा रहेगा, ट्रोपोप्लाज्म कैसा रहेगा, तो जीवित रहेगा। ये जो है वो उपापचय के लिए जो है वो निष्क्रिय चीज रहेगी, और ये जो रहेगी वो उपापचय हेतु सक्रिय सक्रिय अंग रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है वो कोशिका के इस भागों का वर्गीकरण किया। आगे जो है वो अगली क्लास में हम देखेंगे कोशिका के ये जितने भी अंग है इनके जो है वो कार्य, इनकी संरचना और इनके जो है वो खोजकर्ता और इससे संबंधित जो है वो शब्द। ठीक है, तो ठीक साथियों,